नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ ही इस प्रोग्राम में मैं टू द प्रोग्राम में मतलब सारी चीज़ें टू द पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं बताऊंगा, घुमा फिरा के सीधा टू द प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या है कि ये हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित किए गए। तो जैसे कि ये सब चीज़ लिखा हुआ है तो इन सब चीज़ों पे गौर कर लीजिएगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन क्या है, पहले नैनार तथा अलवारो द्वारा चलाए गए आंदोलन की दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा नैनार और अलवार ये कौन थे। यहाँ मैंने साइड में लिखा अविनाश, ठीक है। आ से अलवार, वी से विष्णु, ना से नैनार शिव। तो दोस्तों, अलवार थे जो किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। और नैनार शिव के। तो नैनार और अलवार द्वारा चलाए गए दो जो है मैं वो बताता हूँ क्या आंदोलन की विशेषताएं थी। सबसे पहले जाति प्रथा का इन्होंने क्या करा? विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध, स्त्रियों की उपस्थिति, इसके साथ ही भक्ति संत विविध समुदायों से इनके बारे में बताया गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये सब टू द प्रोग्राम में मतलब सीधा विशेषता ही बताया है, ठीक है। ऐसे ही सबकी मैं पॉइंट बताऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, डिस्क्राइब करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण की नीति के किसी एक बिंदु का उल्लेख करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा ये कृष्णदेव राय कौन थे। कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध यही थे जो राजा थे। तो ये कौन से वंश से थे? ये तुलु वंश से थे। कृष्णदेव राय द्वारा विस्तार सुदृढ़ीकरण नीति उल्लेख करना है। तो इसमें क्या करना है कि रायचूर द्वाब हासिल करा था इन्होंने, जो कि इसके साथ ही 1514 में उड़ीसा को हराया और इसके साथ ही बीजापुर के सुल्तान से जो थे उनको पराजित किया गया था साहूकारों द्वारा बहुत। और इसके साथ ही अब दूसरा पॉइंट में लेके आता हूँ। अब तीसरा है जो क्वेश्चन पूछा गया है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो सबसे पहले क्या, संथाल कौन थे? ये संथाल पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी पे रहते थे, बहुत ही मेहनती होते थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने इनका वो यूज़ करा जंगलों को साफ करवाने के लिए। तो इसमें पूछा गया है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? सबसे पहले सरकार द्वारा भारी कर लगा था, उसको जो लगाया गया उसका विरोध किया। साहूकारों द्वारा ऊंची दर पर ब्याज देना, इसका विरोध किया। जमींदारों द्वारा हासिल दामिन इलाके पर दावा, कर्ज अदा नहीं करने पर उनकी जमीन पर कब्जा। और दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने। दोस्तों, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, होपलेस नहीं होना है आपको, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये देखो पहला चैप्टर है, इसमें से पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के अंत के संभावित कारणों की समीक्षा कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत किन कारणों से हुआ? सबसे पहले किस कारणों से हुआ? जलवायु परिवर्तन, कि वो जलवायु में नहीं ढल सके, जिसके कारण से हो गया। वनों की कटाई, बाढ़ आ जाना, नदियों का सूख जाना तथा मार्ग बदल लेना, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही भूमि का अत्यधिक प्रयोग,
और बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण में जैसे हमने सुना था कि आर्य साम्राज्य का आक्रमण हो जाता है, उसके कारण हो सकता है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कैसे? जो महाभारत ग्रंथ है वो उपमहाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध है, इसके साथ ही एशिया का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। महाभारत के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों की कहानियाँ इस महाकाव्य में समाहित है। मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं हैं। उनके अनेक प्रसंगों की मूर्तिकला तथा चित्रों में दर्शाया गया है। इस महाकाव्य में अनेक नाटकों तथा कृत्य कलाओं के लिए विशेष वस्तु प्रदान की है। इसके साथ ही अब दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया? विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक और खोज अमर नायक प्रणाली थी। विजयनगर में नायकों की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी? विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया है। तो कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे, विजयनगर में जो अमर नायक प्रणाली थी इसके बारे में। अमर नायक कौन थे? अमर नायक थे, नंबर 1 पॉइंट लिखते जाना, सैनिक कमांडर थे। दूसरा, राय द्वारा प्रशासन हेतु राज्य क्षेत्र दिया गया जाता था इन्हें। तीसरा पॉइंट, अमर नायक विजयनगर शासकों को से सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। ये स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वर्ष में एक बार उपहार सहित राज दरबार में उपस्थित होते थे। कभी कभी राजा द्वारा अन्य स्थान पर स्थानांतरण किए जाते थे, हो भी जाते थे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए जिनकी मदद से ये धर्म समूचे उपमहाद्वीप में फैल गया। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट में लिखते जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं पूरा ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, खैरात बांटना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, हज के लिए मक्का जाना, ये कुछ महत्वपूर्ण थे। इसके साथ ही दूसरा 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये बताते हैं मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुगल साम्राज्य बहुत ही, हम तक चलो डिस्कस कर लेते हैं मुगल साम्राज्य क्या था। ये भू राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, जैसे बेसिक नीड होती है ना, वो थे उस टाइम के लिए। दीवान पर राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख भी जिम्मेदारी थी। हर प्रांत में जुटी हुई जमीन थी, उस पर जोतने लायक जमीन की गई थी। भू राजस्व के 2 चरण, जमा व हासिल करना, नगद भुगतान के साथ फसलों में भुगतान का विकल्प खुला। राजस्व निर्धारण में राज्य का ज़्यादा हिस्सा होने लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले आते हैं। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान। इसके मतलब समाज के सभी तबके के लोग शामिल थे। मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की घोषणाओं में हिंदू की भावनाओं का विद्रोही हिंदू तथा मुसलमान दोनों का नफा नुकसान कराना चाहते थे। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के लिए परिवर्तन हुआ। बहादुर शाह की घोषणाओं में महावीर व मोहम्मद के बारे में बताया गया। बरेली में हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के प्रयास किए गए और 50,000 अंग्रेजों ने दिए। मतलब लोगों को 50,000 रुपये दिए कि या तुम इन दोनों में आपस में फूट डाल दो। ये सब किया था अंग्रेजों ने। चलो हम डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। ये जो क्वेश्चन आएगा ये तो आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं। मूल आधारित जो क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड होते हैं ये तो आप कर लोगे, तो इस पे टाइम ना खराब करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो देखना है, मौर्य साम्राज्य की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों की स्पष्ट कीजिए। मौर्य प्रशासन की व्यवस्था की परख कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य कौन था इसके बारे में जैसे कि आपने पढ़ा था, पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था।
मौर्य साम्राज्य को। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है ये। टू द प्रोग्राम में मैंने पहले ही बताया था। चलो कोई बात नहीं, मैं आज आपको जो प्रमाण स्रोत है उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। प्रातोत्विक प्राण थे प्रमाण, मूर्तिकला, समकालीन रचनाएं जैसे मेगास्थनीज की इंडिका की बुक है और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, जैन बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ। मौर्य प्रशासन, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशले, स्वर्णगिरी। साम्राज्य संचालन के लिए भूमि एवं नदियों द्वारा आगमन, यात्रियों के लिए खान पान एवं सुरक्षा की व्यवस्था। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु समिति और 6 उप समिति। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो ये दर्शाते कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। सबसे पहले मैं टू द पॉइंट बताऊंगा। सातवाहन रानियों ने विवाह के पश्चात गोत्र को त्यागा नहीं। क्षत्रियों के अलावा ब्राह्मण एवं वैश्य के भी शासक जाति के बाहर भी विवाह। प्रभावती गुप्त का भूमिदान, चंडालों द्वारा शास्त्र वर्णित जीवन जीने से इंकार। उपमहाद्वीप में जाति, वर्ण एवं धार्मिक मानदंडों की विविधता। धर्मशास्त्रों में वर्णित 8 प्रकार के विवाह के अंतिम 4 निंदित माना गया है जो लोगों में प्रचलित था। ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते थे। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुई। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब डिस्कस करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच करनी है। तो जैसे कि मुगल साम्राज्य के बारे में, इसके बारे में हम मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले भूमिका लिख के फिर उसके बाद उनके भारत में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि जमींदारों की भूमिका। जमींदार मिल्कियत का निजी इस्तेमाल जमीन बेचने, किसी के नाम करने या गिरवी रखने का अधिकार, राज्य की ओर से वसूलने का अधिकार, मतलब कर वसूलने का अधिकार, सैनिक संसाधन, किला, सैनिक टुकड़ियाँ। और चौथा पॉइंट, मुगल कालीन गांवों से संबंध रखते थे जैसे पिरामिड रूप में, जिनका स्थान शीर्ष पर होता था। जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत था। छठा पॉइंट, जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। 7वां, परिवार या वंश आधारित जमींदारियाँ। 8वां, जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों में मुद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी। खेती के विकास में मदद, जमींदार शोषण करने वाला तबका। साथ ही रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट। विकल्प का दूसरा क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह को सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। तो इसमें मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट नोट डाउन करते जाना। राजतंत्र का प्रतीक छतरी, शासक की क्रांति की सूर्य जो मतलब थी क्रांति से अलग करने वाली मानी जाती थी। राजतंत्र का प्रतीक छतरी शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से अलग करने वाली मानी जाती थी। मुगल सम्राट वर्गों के बीच हैसियत निर्धारित करने वाला नियमों का सुस्पष्टता की गई थी। बादशाह के सिंहासन पर बैठने के बाद किसी को कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। दरबार में शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले को तुरंत दंड दिया जाता था। अभिवादन के तरीके जैसे सिजदा, चार तस्लीम, जमी बोसी थी। राजनीतिक दूतों संबंधित न्याचारों में भी सुस्पष्टता। झरोका दर्शन, सिंहासनरोहण की वर्षगांठ, ईद, साबे बारात, होली आदि अवसरों पर दबाव का जीवंत माहौल। शाही परिवारों में विवाहों का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। जन्मदिन पर शासन
को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था तथा बाद में उनका दान किया जाता था। मतलब तराजू पे रख दिया, फिर उसके बाद उसके वजन के हिसाब से जो चीज़ हुआ, चाहे जेवर हुआ, सोना हुआ, खाने पीने की चीज़ हुई, वो क्या हुआ था बांट देते थे। तो इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं दूसरा, समय ना बर्बाद करते हुए, दूसरा क्वेश्चन। 19वीं सदी में नगर योजना को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी? कलकत्ता में नगर नियोजन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कलकत्ता में जो नगर नियोजन था, कलकत्ता को सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुरी गांवों को मिलकर बनाया गया था। ध्यान से सुनो, कलकत्ता को सुल्तानाती, ये भी एक गांव था उस टाइम, और कोलकाता और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर बनाया गया था। फोर्ट विलियम के आगे विशाल मैदान सुरक्षा की दृष्टि से था। अंग्रेजों की उपस्थिति बढ़ने पर फोर्ट के बाहर मैदान के किनारे भी इस्तेमाल जो इमारतें थी उसका निर्माण किया गया। अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक गवर्नमेंट हाउस था, भीड़ भाड़ था। इसके साथ ही छठा पॉइंट, ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली। सातवां, गंदे तालाब सांडा नहाने की जगह होती है जो। आठवां, निकासी की खस्ता हालत, मतलब ख़राब हालत थी। और इसके साथ ही नौवां, बीमारियां बहुत थी। 10वां, बहुत सारे बाज़ारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को हटाया गया। 11वां, लॉटरी कमेटी। 12वां, कामकाजी लोगों को झोपड़ियों को साफ कर दिया गया। 13वां, बार बार आग लगने के भय से फूस की झोपड़ियाँ अवैध घोषित की गई। 14वां, वाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन पर बल दिया गया। और 15, बंगाल का निर्माण किया गया। बंगला का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही हम टू द प्रोग्राम में दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफ़र तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के सूत्रबद्ध कर सकते हैं। इस कथन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो गांधी जी के, वैसे भी आपको पता है कि गांधी जी के बहुत सारे स्रोत हैं, हम उनसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादा समय खराब करके स्टार्ट करते हैं। क्या था प्रोग्राम में? नंबर 1, सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। पॉइंट 1 का नंबर 1, गांधी जी के सहयोगियों व विरोधियों के लेखन व भाषण। दूसरा, व्यक्तिगत पात्र। तीसरा, हरिजन अखबारों में लोगों के पात्रों का प्रकाशन। चौथा, नेहरू द्वारा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन। नेहरू द्वारा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन। दूसरा पॉइंट का पहला पॉइंट, छवि गणना, आत्मकथाएं की। तीसरा पॉइंट का पहला पॉइंट, पुलिस की नज़र में सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस अधिकारियों के पात्रों, गोपनीय रिपोर्ट। चौथा पॉइंट का पहला पॉइंट, अखबार, समकालीन अखबारों का ब्यौरा। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित तथा राष्ट्रवादी अखबारों में छपने वाली रिपोर्टों में मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने पॉइंट बताए गांधी जी के। तो ऐसे ही लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे पॉइंट करके। सबसे पहले गांधी जी के बारे में डिस्क्राइब करना है कि इसमें पूछा गया है, गांधी जी के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपका नंबर क्या होता है अच्छे मिलते हैं। इसके साथ ही लास्ट में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, पैटर्न समझा देता हूँ मैं। हर एक क्वेश्चन में करना है, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का, चाहे 4 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है भूमिका। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो मतलब उससे रिलेट करना है कि क्या था। फिर उसके बाद उसके पॉइंट बना के लिखना है। अगर एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का है, एक नंबर में तो मत करना। 2 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन लिख देना, 2 पॉइंट लिख देना। 3 नंबर का है तो 3 लिख देना। 4 नंबर का है तो 4, 5 नंबर का है तो 5। ये चीज़ ध्यान रखना। 4 का है तो 4। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो शुरुआत में अगर अच्छे नंबर चाहिए, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 पॉइंट भूमिका, सबसे पहला भूमिका, फिर 8 पॉइंट लिखने हैं आपको। ये पॉइंट मत डालना, पॉइंट बाद में डालना, पहले ये पॉइंट ऐसे करके इस क्रॉस करके
भूमिका लिखना, फिर उसके बाद भूमिका लिखने के बाद 1 2 3 4 ऐसे 8 के 8 लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर निष्कर्ष लिखेंगे एंड में, जिससे क्या होगा 10 पॉइंट हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पैटर्न याद करना, और सबके नीचे अंडरलाइन होगा, जो हम भी क्वेश्चन लिखेंगे उसके यहाँ से स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के नीचे से। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन के आंसर पे इम्प्रेशन डालता है, और जो चेकर होता है उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहता है आपका। और बाकी कटिंग पिटिंग बिल्कुल मत करना अपने क्वेश्चन आंसर शीट में, सारे वैल्यू बेस हैं, ये सब आप खुद ही कर लोगे। इन पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर तुरंत दे के नक्की कर देना। ठीक है, बाकी ये सब तो आप कर लोगे, ये सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है आर्टिकल, आप उसको पढ़ के अच्छे से लिखना है बस। बाकी ये जो क्वेश्चन ये जो आया है मैप, इसको आप अच्छे से देख लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि मैप एक्चुअली में जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर दिया उसने मैप जमा कर दिया था। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको इससे कुछ भी क्वेरीज हो इस पे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।